A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the presentation on ischemic heart disease today. ठीक है, और इंशाल्लाह with the next 1 hour we'll try to cover different aspects of management of ischemic heart disease, जो कि ख़ास तौर पे फैमिली मेडिसिन से रिलेवेंट है. ठीक, so what we aim by the end of this presentation is that you will be inshallah able to differentiate between cardiac and non-cardiac chest pain. ठीक, और then inshallah you already are aware, but things will be clearer about the risk factors for having an heart attack or ischemic heart disease. और कुछ ECG changes हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. You will be able to pick the ischemia on ECG, और inshallah you will be able to educate people about ischemic heart disease and start treatment or manage the patients both pharma and non pharma. ठीक, तो ये हमारे टारगेट्स हैं. Let's hope how much we achieve. So let me start my presentation with this slide. I am showing you some statistics of WHO. ठीक, तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं छोटी सी है, शायद रीडिंग में मुश्किल हो, लेकिन लकीरों से अंदाज़ा लगा लें. ठीक, यहाँ पे 3 चीज़ें डिस्कस हुई हैं: कम्युनिकेबल डिजीज़ डेथ्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डेथ्स, ठीक है, और इंजरीज़ की. और 2 डाटा है 2000 का और 2019 का. The most striking thing I would like for you to focus on the top line. सबसे ज़्यादा डेथ्स किस चीज़ से होती है? इस्केमिक हार्ट डिजीज़, बोथ इन ईयर 2000 एंड 2019, बल्कि तो बढ़ी गई हैं. ठीक, फिर स्मोकिंग रिलेटेड डेथ्स हैं, फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, NCD से भी बहुत लोग एडल्ट्स मरते हैं. ठीक है, सो ऊपर वाली लाइन को फोकस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाउ कॉमन इज़ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ एंड हाउ सीरियस इज़ इस्केमिक हार्ट डिजीज़. लेट मी शेयर सम डाटा विद यू. ये WHO का है, रिसेंट डाटा है. अगर आप देखें तो सारी दुनिया कितने लोग एनुअल मरते हैं, तकरीबन 17.9 मिलियन लोग, तकरीबन 1 करोड़ 7 लाख लोग साल के मरते हैं इस दुनिया में. अब उसमें 31% इसकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है. बहुत बड़ा, सारी हज़ारों बीमारियां एक तरफ, ये बीमारी एक तरफ. ठीक, और जो कार्डियोवास्कुलर से मरते हैं ना, देयर आर सो मेनी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, लाइक पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, एंडोकार्डाइटिस है, मायोपैथीज़ हैं. ये चीज़ें होती हैं ना, उस सब मिला ले 15% है. सिर्फ एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ डेथ्स बिकॉज ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़. ठीक है, तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ सबसे बड़ा चंक है और हार्ट डिजीज़ लीडिंग टू डेथ्स. सही, और तकरीबन अगर सारी डेथ्स मिला लें तो 16% है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है. तो ये उसकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमारा रोल एज ए फैमिली फिजिशियन बहुत अहम है इसमें. ठीक, हम करेंगे क्या इस लेक्चर में, वो ओवरव्यू बता देता हूँ, एंड वी विल सम अप इन द एंड इन द सेम स्लाइड. हमारा रोल एज अ फैमिली फिजिशियन किस चीज़ में है? प्राइमरी प्रिवेंशन. ठीक है, वो कैसे करते हैं हम लोग? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिपिडीमिया, स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल, ये चीज़ें हमारे हाथ में. कोशिश करते हैं कि इनको कंट्रोल करें, ठीक, ताकि पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ ना हो. ठीक है, दूसरा, दवाइयाँ देनी पड़ती है तो हम प्राइमरी प्रिवेंशन में 2 चीज़ देते हैं, एस्पिरिन देते हैं और स्टैटिन देते हैं. ठीक है, उनको देते हैं जिनका नेक्स्ट 10 ईयर्स में इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का रिस्क 10% से ऊपर हो, तो हम ये 2 मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं. ठीक, हमने ये चीज़ें मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी कवर की. ये हमारा रोल, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, प्राइमरी प्रिवेंशन. अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, हमारा रोल फिर भी ख़त्म नहीं होता. ये याद रखिएगा फैमिली मेडिसिन में. वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिन्होंने हार्ट अटैक किया था, उनको हम अभी भी नहीं बख्शेंगे, उनको उसी तरह से मैनेज करेंगे. ठीक, इसकी रिहैबिलिटेशन होगी, वापस एक एक करके एक्टिविटी सारी स्टार्ट करवाएंगे. मेडिसिन जो हमारी थी, एस्पिरिन,
वो चलती रहेगी, स्टैटिन चलती रहेगी, डोज बढ़ जाएगी, एस इनहिबिटर भी स्टार्ट होगा, बीटा ब्लॉकर भी स्टार्ट होगा, प्लस माइनस देख रहे हैं एल्डोस्टेरोन के साथ। अगर मैं आपको दिखाऊं एरो से, एरो प्लस माइनस, ये सिर्फ कंडीशन होती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर को देख के स्टार्ट किया जाता है, ठीक। तो हम पोस्ट एमआई भी, हमारा रोल बहुत अहम है। हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं पोस्ट एमआई रिहैब, ठीक है, काउंसलिंग करते हैं, सिगरेट छुड़वाते हैं, अल्कोहल छुड़वाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, डाइट चेंज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बीच में खाली जगह नज़र आ रही है आपको, ये वाली खाली जगह, हाँ ये खाली जगह को पुर करते हैं। दिस इज acute care. Suppose a patient comes to us with cardiac chest pain in our clinics, तो क्या हमारा रोल नहीं है वहाँ पे? बिल्कुल है। So we can provide the first aid to coronary syndromes, ischemic heart disease in our clinics. ठीक है, ये हम तफसील से करेंगे कि एक्यूट एमआई हमारी क्लिनिक में आए तो हम क्या क्या कर सकते हैं एज अ फैमिली फिजिशियन। क्लियर? So this is the overview of this presentation. So as a family physician, we will do something in prevention of ischemic heart disease. If the patient gets a heart attack, we'll manage as a family physician, and post MI and post interventions, we continue our role. Clear? So we'll come to this slide at the end of presentation as well. So what is ischemic heart disease? Ischemic heart disease means lack of blood supply. Very simple, and this is known to us from our third year MBBS when we are studying pathology. ठीक, अब उसकी जो वजूहात कौन सी हैं, कोरोनरी आर्टरी क्यों नैरो होती है, क्यों ब्लॉक होती है, तीन मोटी मोटी कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी क्लॉट बनना, ठीक। इनिशियली द वेसल्स बिकम रफ बिकॉज एंडोथेलियल डिपॉजिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उससे रफ हो जाती है, देयर ब्लड फ्लो इज रिड्यूस, तो क्लॉट बन जाते हैं। तो क्लॉट बन जाना सडन हार्ट अटैक करता है, ठीक, एक ये बात होती है। दूसरा, क्लॉट ना भी हो, नैरोइंग इतनी हो जाए, जो पिक्चर नंबर 2 है, कि वो ही इंजाइना कर रही होती है, वही इतनी ब्लॉक कर सकती है, ठीक। तीसरा, दिस अनदर काइंड ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज जो बैठे बैठे भी हो जाती है, जिसमें वेसल्स कंस्ट्रिक्ट, प्रिंस मेटल इंजाइना कहते हैं, ठीक। ये वेरिएंट होता है इसमें, तो नैरोइंग नहीं होती, कंस्ट्रिक्शन है, जिससे भी वही कार्डिक सिम्टम्स आते हैं। तो ये तीन मोटे मोटे हैं, क्लॉट्स, नैरोइंग एंड स्पैज्म। अब टाइप्स कैसी होती है इस्केमिक हार्ट डिजीज की? मोटी मोटी दो हैं, एंजाइना है और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक। एंजाइना वो दिल का दर्द जो होता है, चेस्ट टिपिकल कार्डिक चेस्ट पेन, वो होता है मोस्टली बिकॉज ऑफ नैरोइंग। नैरो होती है, पेशेंट जब तेज चलता है, हार्ट को ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो मिलता नहीं है, एंड द पेशेंट गेट्स चेस्ट पेन, क्लासिक। फिर जब वो रेस्ट करता है, पेन सेटल हो जाता है, ठीक, बिकॉज वेसल्स आर नैरोड, ये क्लासिकल होता है। बाकी सिम्टम्स भी होते हैं, स्वेटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेल कलर, वीकनेस, ठीक, तो ये नोजिया भी हो सकता है, ये क्लासिकल एंजाइना है। एक्सर्शनल चेस्ट पेन सेंट्रल एसोसिएटेड विद नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्कम्फर्ट एंड सेटल्स विद द रेस्ट। दूसरा आ जाता है प्रिंस मेटल, ये एंजाइटी में, दूसरी कंडीशंस में, वेजोस्पैज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, पेशेंट को पेन हो सकता है, वो बैठे बैठे भी हो सकता है, ठीक। जो कोरोनरी सिंड्रोम है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज अ कंटिन्यूअस चेस्ट पेन, सही। उसकी तीन चीज़ें होती हैं, अनस्टेबल एंजाइना, हम वो डिस्कस करेंगे व्हाट इज अनस्टेबल एंजाइना, स्टेमी, नॉन स्टेमी, यानी नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और एसटी एलिवेशन एमआई, दोनों एमआई ही हैं, दोनों की ट्रीटमेंट एक जैसे ही होती है, ठीक है। सो एमआईज हो या अनस्टेबल एंजाइना हो, इनको कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ACS। पैथोफिजियोलॉजीज वही हैं जो हमने डिस्कस किया, तीन थी, आइदर नैरोइंग और अ क्लॉट
और स्पैज़म। ठीक, अब आ जाए चेस्ट पेन। ठीक, जो क्लासिकल एंजाइना है वो रिकरेंट होता है, 15 मिनट से कम होता है, एक्सर्शन पे होता है और रेस्ट पे रिलीव होता है। ये वो क्वेश्चंस हैं तो हर एक से आप पूछिए, ठीक है। और सेंट्रल चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन रिलीव्ड बाय रेस्ट, ये क्वेश्चंस तो फिंगर टिप्स पे रखिए, ठीक है। पहली दफ़ा जो एंजाइना होता है, ठीक, ये तो रिकरेंट हुआ ना, बार बार होता है, तो ये एंजाइना हुआ। लेकिन कभी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब होगा चेस्ट पेन, उसको हमने अनस्टेबल ही डिक्लेयर करना है। सो ऑल न्यूज चेस्ट कार्डिक चेस्ट पेन्स आर लेबल्ड अनस्टेबल। हमें नहीं पता कि ये नैरोइंग है, क्लॉट है, ये क्या है और इसके क्या अंजाम निकलने वाला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, पहली दफ़ा को आपने इग्नोर नहीं करना है। तीसरा, फर्स्ट करें एक पेशेंट को रिकरेंट होता रहता है, जब भी सीढ़ियाँ 3 फ्लोर जाता है तो चेस्ट पेन होता है उसको। अब फर्स्ट फ्लोर पे होने लगा, अनस्टेबल हो गया। पहले 3 मिनट में सेटल होता, अब 6 मिनट में सेटल होता है, अनस्टेबल। पहले हेवीनेस थी सेंटर में, अब आर्म में भी रेडिएट कर गया, अनस्टेबल होगा। यानी वो एंजाइना जो किसी बंदे का टिपिकल चलता रहता था, उसमें कोई चेंज आई तो डिक्लेयर दिस अनस्टेबल। क्या उसकी इंटेंसिटी बढ़ी, उसके नेचर चेंज हुआ, ड्यूरेशन चेंज हुई, कोई भी उसमें चेंज आया उसके एंजाइना के पैटर्न में, उसको अनस्टेबल लेबल कीजिएगा और रेफ़र चाहिए होता है हमें, ठीक है। और जब वो कंटिन्यूस हुआ, 15 मिनट से ऊपर चला गया, ठीक है, तो या आधे घंटे से ऊपर चला गया, सो बिकम कंटिन्यूस, अब एंजाइना नहीं रहा, अब वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। चाहे वो अनस्टेबल एंजाइना की शक्ल में कंटिन्यूस चलता रहे या एमआई हो जाए, इन्फार्क्शन हो भी जाए, तो वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। सो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज द अम्ब्रेला टर्म विच कवर्स बोथ अनस्टेबल एंजाइना एंड नॉन स्टेमी एंड स्टेमी इन्फार्क्शन। ठीक, तीनों के लिए अम्ब्रेला टर्म होती है, मैनेजमेंट सेम है। अब आ जाए और तरह से होते हैं, ठीक। अब ये बड़े धोखेबाज किस्म का हार्ट का पेन हो सकता है, डिफरेंट पैटर्न्स है। क्लासिक तो सेंट्रल चेस्ट पेन, हैवीनेस की तरह, ठीक है, नेक तक आ सकता है, जॉ तक आ सकता है, कभी कभी सिर्फ जॉ तक होता है, मरीज मिस कर जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जा रहे होते हैं, ठीक। कभी शोल्डर्स में जाता है, ठीक, शोल्डर्स में जा सकता है, एपिगैस्ट्रियम में आ सकता है, इंफीरियर वॉल, ठीक। बल्कि ये पेशेंट मेरे पास आई थी डायबिटिक, वो एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ 2-3 डॉक्टर को दिखाई तक, किसी ने अल्ट्रासाउंड लिखा, हमारी क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड कराने आई हुई थी, बैठी हुई, एम्प्टी स्टमक थी, अल्ट्रासाउंड कराया, फिर नाश्ता कर रही हैं। मुझे सर है कि यार खातून आई हुई अल्ट्रासाउंड के लिए, डायबिटिक है, सर ईसीजी तो करके देखें। नाश्ता बंद करके ईसीजी कराई, इन्फार्क्शन चल रहा था एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बैक में पेन हो सकता है, रेडिएटिंग टू द बैक, कैन बी बोथ आर्म्स, मीडियल साइड, ठीक है, वो समझ रहे मस्कुलर पेन है, ठीक। तो जस्ट इसका मकसद ये है कि एज अ गुड फैमिली फिजिशियन वी शुड बी विजिलेंट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेस्ट पेन्स, सेंट्रल हो, शोल्डर के साथ हो, लेफ्ट आर्म हो, राइट आर्म हो, बोथ आर्म्स हो, जॉ हो, एपिगैस्ट्रियम हो, मोहतात रहिए। और किन बातों पे हम मोहतात रहेंगे, वो बातें बताएं, दे आर कॉल्ड रिस्क फैक्टर्स, let's discuss the risk factors, ठीक है, in a few minutes। अब आ जाते हैं कि इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक में कैसे करते हैं, ठीक। तो जब एमआई हो रहा होता है ना, वो एमआई कंटिन्यूस होता है आधे घंटे तक, 1 घंटा भी चल सकते हैं, 6 घंटे भी चल सकते हैं, सबस्टर्नल या रिट्रोस्टर्नल। हमारी चेस्ट में अगर चेस्ट को देखिए, लंग्स तो साइडों पे है ना, सेंटर में क्या है, मीडियास्टर्नल में 2 चीज़ें हैं, एसोफेगस और हार्ट, तो इनके दर्द एक जैसे होते हैं, तो स्टर्नल पेन आता है, ठीक। कैन गो टू नेक, कैन गो टू शोल्डर्स, जॉ एंड एपिगैस्ट्रियम तक आ सकता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। कभी कभी इसकी नेचर फ़र्क होती है, कभी
हैवीनेस है, कभी स्क्वीज कर रहा होता है, कभी दुखन होती है, पेशेंट डिस्क्राइब नहीं कर सकता, कभी कभी जलन भी हो सकती है। ठीक है, वाकया सुनाता हूँ सच्चा अपना जो मुझसे मिस हुआ। तकरीबन ये बात हो गई 2003 की बात है या 4 की। एक पेशेंट क्लिनिक में आया था, तो ही वॉज 65 प्लस, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, वो कोमॉर्बिड्स वाला पेशेंट था, स्मार्ट था, चल के आया, कुछ भी नहीं, डिस्पेप्सिया के साथ। कहते यार मेरे कार्डिक पेन इस तरह नहीं होता, तो ये बदहज़मी है, डकारें आती हैं, इस तरह का डिस्पेप्सिया। और मैं भी बड़ा बेवकूफ़, मैंने इस फैक्टर्स मुझसे पूछा आपको ये हार्ट वाली चीज़ तो नहीं लग रही? नहीं, हार्ट का कोई सिम्टम ही नहीं था, इस बर्निंग थी और बेल्चिंग और डकारे वगैरह थी। सो मैंने उनको मेडिसिन वगैरह दी, क्लिनिक के बाहर गए, बिल्डिंग के बाहर गए तो कोलैप्स कर गए, फिर उनको अस्पताल इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा, फिर हॉस्पिटल में एडमिट थे कोरोनरी वार्ड में। मुझे तो काफ़ी बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो फिर नेक्स्ट डे फिर जब मुझे पता चला तो फिर मैं उन्हीं के पास गया, जाके उनको सलाम दुआ ली, हाल अहवाल पूछा, उनसे एक्सक्यूज़ किया। उसकी फैमिली भी सारी बैठी हुई थी कि मैं सिम्टम्स ऐसे थे, मैं इसको नहीं समझ सका कि ये हार्ट का है इनको, लेकिन ये हो गया, शुक्र आप महफूज हैं। तो मैं उस 17 साल पहले की बात है ना, तो मैं और भी यंग था। तो फिर उन्हें बड़ी तसल्ली दी, कहते बेटा कोई बात नहीं है, तो मैं बहुत शुक्रिया आयो, ये हो जाता है, मुझे भी नहीं लग रहा था कि क्या, ठीक। सो ये हो सकता है, बी विजिलेंट, मेरी तरह बेवकूफ़ियाँ ना कीजिए। सही, एपिगैस्ट्रिक पेन का तो मैंने वाकया सुना दिया कि ये इस तरह पेशेंट थे तो एपिगैस्ट्रिक पेन, तो डोंट मिस एपिगैस्ट्रिक पेन। मेरे एक और वाकया भी है। एक दिन एक पेशेंट था, एक बड़े हॉस्पिटल में जब मैं काम कर रहा था, तो मुझे कॉल आई कि पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है। मैं गया तो पेशेंट वाले ने मुझे डांटना शुरू कर दिया, अटेंडेंस से सारा कुछ। मैं यार मुझे कुछ समझ नहीं क्यों डांट रहा है मुझे, अंदर का पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग है, स्वेटिंग है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है। ठीक है, मैं सोचा यार ये तो मिडिल एज मैन विद दीज फाइंडिंग्स, तो इस्कीमिक हो सकता है। ठीक, मैंने ईसीजी कराई, एंजाइना निकला उसका। ठीक है, मेरे पास वॉलेट में होती थी सबनिकोल नाइट्रेट रखी होती थी जब मैं यंग था, तो मैंने उनको दी, वो सेटल हो गया सारा कुछ। फिर उसके बाद से पता चला कि मैंने कहा हुआ क्या है ये, तो मुझे डांटा सबने कि तुम इतने लेट आए हो। वो सुबह से एडमिट थे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में कि एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, स्वेटिंग, रेस्टलेसनेस है, और वो जीआई वाले सारे काम किए जा रहे थे। ठीक, तो दैट वाज अनदर मिस्टेक। कोई बड़ी बड़ी जगहों पे इफ़ यू डू नॉट थिंक ऑफ ischemic heart disease in epigastric pain, you are most likely to miss it. Don't miss MI in inferior wall MI when the patient has dyspepsia symptoms. ठीक, कभी कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सिर्फ होती है, सांस फूलती है। इसी तरह एक बॉडी बिल्डर बंदा अच्छा सा वो सारा कुछ, कहते मेरी सांस फूलती है। ठीक है, उसके ना स्मोकर है ना कुछ है। सो मैंने उनकी ईटीटी करवाई थी, ईसीजी वाज नॉर्मल, ईटी कराई तो सवेयरली मतलब यानी स्ट्रांगली पॉजिटिव ईटीटी, उसको रेफ़र किया, देन ही हैड बाईपास। अच्छा हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर, कंप्लेंट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नॉट चेस्ट पेन। ठीक, तो मिस मत कीजिए, कीप हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन एज अ गुड जीपी। सही, कभी कभी जो हाथों में जो फीलिंग्स होती है ना, वो नमनेस, सुन होना, ठंडे हो जाना, ये वाली फीलिंग्स भी आती है बिकॉज इट इज़ अ रेफर्ड पेन। ठीक है, रेफर्ड पेन की कैरेक्टर्स चेंज हो सकती हैं, डोंट मिस इट। हार्ट भी होता है तो कैन हैव पैल्पिटेशन, एरिथमियाज, जब पंपिंग सही नहीं होती तो चक्कर आ जाते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर जो मैंने जिक्र किया कि हाउ कैन वी बी विजिलेंट, कीप द रिस्क फैक्टर्स ऑन योर फिंगर टिप्स। सही, क्या क्या है जो मॉडिफाई कर सकते हैं? स्मोकिंग छुड़वानी है, अल्कोहल छुड़वानी है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, लिपिड्स को कंट्रोल करना है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब आप ये मत सोचिएगा ऊपर डायबिटीज़, डिस्लिपिडीमिया, हाइपरटेंशन कह दिया, नीचे मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिपीट कर रहा हूँ। भाई मेटाबॉलिक सिंड्रोम also contains pre-hypertension, pre-diabetes, याद रखिएगा, ओबेसिटी। ठीक, इसलिए उसका अपना मकाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। अगर फुल फ्रैंक डायबिटीज़ नहीं है,
फुल फ्रैंक हाइपरटेंशन नहीं है, द पेशेंट हैज़ प्री डायबिटीज़, प्री हाइपरटेंशन, इवन देन यू कैन लेबल एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की रिस्पेक्ट करें। ओबेसिटी, लाइफस्टाइल, ये चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, इंशाल्लाह हम इसको कंट्रोल करेंगे, पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ नहीं होगी। एंड द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आर एज, फैमिली हिस्ट्री, मेल जेंडर, पोस्ट मेटाबॉलिक स्टेटस इन फीमेल्स। ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इससे हम विजिलेंट हो सकते हैं ना। देन रिसर्च हैज शोन देयर इज अदर रिस्क फैक्टर्स। ये ज़रा हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। सो देयर आर कंडीशंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद इस्केमिक हार्ट डिजीज़, लाइक किडनीज फेलियर वाले, नहीं, एंड स्टेज रीनल फेलियर वाले जो होते हैं, इनको अक्सर देखा होगा एमआईज हो जाते हैं, अचानक उनकी डेथ हो जाती है। ठीक, एंटी साइकोटिक्स लेने वाले या जो स्किज़ोफ्रेनिक्स हैं, इनमें भी हार्ट अटैक का तनासुब ज़्यादा है, बाइपोलर्स में। ड्रग्स हैं लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये ख़राब होती हैं। स्टीरॉयड थेरेपीज़ जो हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हाँ, अब ये नहीं कहना कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बेचारा नाउमीदी से हार्ट अटैक होगा, नहीं। द मोस्ट कॉमन cause of erectile dysfunction in middle aged men is atherosclerosis। ठीक है, फिर erection, how does erection occurs? It is the vasodilation of the penile arteries, और corpus जो spongiosum है उनमें blood filling होती है ना। In atherosclerosis that mechanism goes away, so dilation नहीं होती, फिर they get erectile dysfunction। ठीक है ना। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज वन ऑफ द एसोसिएटेड थिंग्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज। याद है, ये इंपॉर्टेंट है। माइग्रेन का मुझे समझ नहीं है, बट माइग्रेन में भी ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जो दो ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं, रूमेटॉइड, एसएलई एंड अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, बिकॉज इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में साइटोकाइंस एक्टिव होती हैं, क्लॉटिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इनमें भी ज़्यादा होता है। Just this slide is just to increase your knowledge about the minor risk factors या associated factors or groups of people who have more chances of heart attack। साइंस क्या होते हैं जब पेशेंट आता है ना, बल्कि मैं आपको सच्ची स्टोरी सुनाता हूँ। दफ़ा जब मैं प्रैक्टिस कोयटा में कर रहा था, तो मैं घर में ईद से एक दिन पहले मैंने कहा यार पेशेंट तो नहीं हो गए, आज मैं क्लिनिक जाता ही नहीं। आराम से मैं घर बैठा हुआ था, तो कमरा था, कमरे के बाहर से बरामदे सी जगह थे, वहाँ अबू आ रहे हैं, मेरे अबू। ठीक, ये भी कोई कितने साल पुरानी होगी, तकरीबन 8-9 साल पुरानी बात है। अच्छा, अबू आ रहे हैं, हाथ ऐसे रखा हुआ है, पसीने आ रहे हैं, रंग पीला हुआ, ऐसे चल चल के आ रहे हैं। ठीक है, मैं क्या हुआ, बात नहीं कर रहे, ठीक है। मैं कहा अच्छा ठीक, मैंने वही बरामदे में मैंने कहा लेट जाएं। सो साइंस क्या थे, स्वेटिंग, पेल, ठीक है, यहाँ से हाथ रखा हुआ और वीकनेस के साथ हैं, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हैं, ठीक। तो उनको मैंने लेटा दिया। फिर मैं क्या किया, लेटे, मैंने कहा हिलना भी नहीं है, मेडिसिन उठाई, गेव हिम एस डिस्प्रिन गोली डिज़ोल्व करके वो दी, नाइट्रेट दी, रेस्ट कराया, ठीक है, एंजोलेटिक थी, ट्रेमोडोल थी, सारी मैंने दी, सेटल हो गए। फिर वहीं पे 5-10 मिनट के बाद नमाज़ पढ़ी, चले गए। देन वी हैड इंटरवेंशन, वो सारा कुछ था, ठीक। तो बता रहा हूँ ये वो क्लासिक चीज़ें होती हैं। और पल्स चेक करें, पल्स पे कुछ फाइंडिंग्स मिलेगी, बीपी पे हो सकता है, वो ब्रीदिंग पे प्रॉब्लम हो सकती है, सो मेनी थिंग्स कैन प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट हैज़ हार्ट प्रॉब्लम, ठीक। तो स्वेटिंग इज़ नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। रंग पेल हो जाता है, सर्कुलेशन कम हो जाती है, इसलिए वो पेल होते हैं। कोई एनीमिया वाला पेल नहीं होता, पुअर सर्कुलेशन। बिकॉज चेस्ट पेन होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो जाती है, तो स्वेटिंग के साथ हाथ पांव ठंडे भी होते हैं, पैराफ्रीज कोल्ड हो जाती हैं। जब परफ्यूजन नहीं होती ब्रेन की, तो पेशेंट कैन गेट ड्राउजी, कंफ्यूज्ड, अनकॉन्शियस तक हो सकता है। जब हार्ट में कोई मसला होता है तो सर्कुलेशन, हार्ट और लंग्स आर कनेक्टेड, हार्ट और लंग कनेक्टेड है, तो सर्कुलेशन ख़राब होती है, तो सांस भी फूलती है, दे कैन हैव फास्ट ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, तो इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक। टेकिकार्डिया भी हो सकता है, दे कैन हैव टेकिकार्डिया, जब पंपिंग नहीं होती तो फिर टेकिकार्डिया भी हो सकता है।
जब पंपिंग नहीं होती दे कैन हैव हाइपोटेंशन। ठीक, बस याद रखिए हाइपोटेंशन वाले पेशेंट्स को और ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट्स को आपने नाइट्रेट नहीं देनी। आगे फिर बताऊंगा, अभी भी बता देता हूँ। हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया नाइट्रेट नहीं देना है आपने प्लीज़। इस एक्टिविटीज़ में यूरिन भी आउटपुट भी कम हो सकती है व्हेन द सर्कुलेशन इज पुअर। जब हार्ट पंपिंग नहीं करता ब्लड पूल्स इन द लंग्स, जब लंग्स में पूल लगा फिर जेवीपी भी ऊपर जा सकती है एज अ थर्ड स्टेप। हार्ट फेलियर, पुल्मोनरी कंजेशन, जेवीपी। ठीक, गैलप रिदम इज S3 जब आ जाती है, S1 S2 S3 तो गैलप रिदम उसको कहते हैं। ठीक, एंड S3 इज अ साइन ऑफ कार्डिक फेलियर। अच्छा, पल्सेस अल्टरनेंस और पल्सेस पैराडॉक्सिस अभी तक जानी छूटी। वैसे हम लोग ज़्यादा इसको लिफ्ट भी नहीं कराते इन मॉडर्न क्लिनिकल प्रैक्टिस। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी। होता क्या है, अल्टरनेंस क्या होती है, एक पल्स पावरफुल एक वीक, पावरफुल वीक, पावरफुल वीक। ठीक है, ये इसका आ जाता है, पल्सेस अल्टरनेंस कहते हैं जब इस्कीमिया होता है। पल्सेस पैराडॉक्सिस नाम अजीब सा है, पैराडॉक्स कोई नहीं होता। नॉर्मली जब हम इंस्पायर करते हैं तो ब्लड चेस्ट में आता है, तो थोड़ा सा वो नीचे चला जाता है बीपी। ठीक, और उसके बाद से जब एक्सपायर करते हैं तो ऊपर, तो नॉर्मल 10 से कम का फ़र्क होता है इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशंस। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में वो फ़र्क 10 से ऊपर चला जाता है, इसको पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक, कोई पैराडॉक्स वैसे है नहीं। जब आप चेस्ट को सुनते हैं यू कैन फाइंड बेसल क्रेपिटेशंस, और अगर वो ज़्यादा बड़ा हार्ट अटैक है, बहुत ज़्यादा पूलिंग ऑफ ब्लड है इन द लंग्स, तो ऊपर तक फाइंडिंग्स आ जाती। सो एक्यूट पुल्मोनरी एडीमा हो जाता है, और अगर माइनर हो तो सिर्फ बेसल क्रेप्स आते हैं। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे, देखिए अब हम क्लिनिक को तस्वुर करें, हमारी क्लिनिक है, हम बैठे हुए मरीज़ देख रहे हैं और चेस्ट पेन का पेशेंट आ गया। आमतौर पे हमारे पास काउच भी होती है ना, दूसरी चीज़ें होती हैं, कभी कभी हमारे पास ECG मशीन भी होती है। सो उसको देखते हुए हमने क्या कराना है, कभी हॉस्पिटल भी प्रैक्टिस हो सकती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ईजी हो सकती है वो होती है ECG। ठीक है, ECG हम कोशिश करें करा लें, ECG फाइंडिंग्स वो सबसे हमारे लिए ईजी होता है। ठीक, अब ECG का याद रखने वाली बात है, MCQ बता रहा हूँ। A normal ECG does not rule out ischemia। इस्कीमिया में नॉर्मल आ सकती है, ठीक है। इसी तरह का जब ब्रेन हम पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा होगा नॉर्मल EEG डज नॉट रूल आउट एपिलेप्सी, नॉर्मल ECG डज नॉट रूल आउट इस्कीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, देन कम्स दी एंजाइम्स। कार्डिक एंजाइम्स में तो ब्लड से भी करा सकते हैं। ट्रोपोनिन T बेड साइड पे होता है, आपको हमने वीडियोस दी हुई हैं तो कैसे करते हैं, ब्लड डालते हैं, लकीरें आ जाती हैं तो ट्रोप T पॉजिटिव होता है, लेकिन वो आधे घंटे 1 घंटे के बाद ही वो पॉजिटिव आता है। ट्रोप I लैब से होता है। ट्रोपोनिन्स आर द अर्ली कार्डिक टेस्ट, तो वो हम कराते हैं। शुगर ज़रूर चेक करें, द पेशेंट में बी नॉन डायबिटिक और अननोन डायबिटिक। ठीक है, सो ये DKA भी अक्सर आप DKA पकड़ लेते हैं, पेशेंट इज डायबिटिक, पता ही नहीं था डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में MI ने प्रेसिपिटेट कर दिया DKA, तो शुगर चेक करना ज़रूरी है। वो बेड साइड से बेशक कर लें, ठीक है, बेड साइड पे ही करते हैं हम लोग। तीसरा, आजकल वो ऑक्सीजन सेचुरेशन मशीनें आई हुई हैं, कोरोना की वजह से तो पूरे मुल्क में फैल गई हैं, तो ऑक्सीजन चेक करें कि ड्रॉप तो नहीं हो रही। ठीक, बिकॉज यू मे नीड ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। तो ये 4 चीज़ें हैं, ECG, ट्रोपोनिन्स, ब्लड शुगर एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन। ये 4 चीज़ें होती हैं, क्लिनिक में हम करते हैं। अवेलेबल नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, मैनेज हम अपने हिसाब से करेंगे। ठीक, अब आ जाएं ECG में क्या क्या चेंजेस होती हैं। ठीक, आई एम शोइंग यू द वेरी सिंपल 1 कार्डिक साइकिल ECG, लंबी चौड़ी नहीं दिखा रहा हूँ। जब MI होता है, ठीक, उसमें ST सेगमेंट ऊपर जाता है। एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट साइन है, ST सेगमेंट ऊपर जाता है। ST सेगमेंट एलिवेशन, सही। और अगर एलिवेशन ना हो, कार्डिक एंजाइम्स बढ़ेंगे
तो वो नॉन स्टेमी होगा, और ST एलिवेशन है और एंजाइम्स बढ़े हुए हैं तो स्टेमी है। इस्कीमिया में ST एलिवेशन नहीं होती, ST सेगमेंट डिप्रेशन होती है, ठीक। और ये चीज़ें आपको कहाँ से ज़्यादा समझ में आएंगी, हमारा जो ECG का लेक्चर है उसके 2 हिस्से हैं। ECG मैंने डिस्क्राइब भी की हुई है और प्रेजेंटेशन भी है, सॉर्ट ऑफ क्विज लाइक थिंग, वो ज़रूर देखिए ECG का लेक्चर, उसमें ये चीज़ें बड़ी तफसील से हैं, ठीक। तो इंशाल्लाह आपको वो पसंद आएगा।